नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। बीते दिनों यानी 17 जुलाई को जीएसटी को लेकर के जो विशेष संशोधन बिल आया, ये बेहद चर्चा का विषय पूरे भारत में बना रहा, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत उन चीज़ों को शामिल किया गया जो आपके घरेलू जीवन से जुड़ा हुआ है, या फिर यह आपके जेब पर अच्छा खासा असर पड़ने लगा है। और जब इन चीज़ों पर जीएसटी लगा है तो आपकी जेब और ढीली होनी अब शुरू हो जाएगी और महंगाई भी अब बढ़ जाएगी। इसको लेकर अच्छा खासा विरोध विपक्ष ने किया और कुछ लोग या कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक नेतृत्व इस चीज़ों पर लगाए गए जीएसटी को जन विरोधी बता रहे हैं और सरकार की नाकामी को वे दर्शा रहे हैं। तो आखिर किन किन चीज़ों पर 17 जुलाई को जीएसटी लगाया गया और उन चीज़ों पर जीएसटी लगने से आप पर क्या असर होगा, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अभिषेक पवन जी। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है अभिषेक पवन जी हमारे स्टूडियो में। आपने इतना समय दिया हमारे स्टूडियो में आकर के, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जीएसटी के अंतर्गत उन चीज़ों को शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत अब जीएसटी अगर उन पर लगना तो शुरू हो ही गया है। आम जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग का है, इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग भी इससे प्रभावित होंगे, जैसे कि आटा, चावल, इन सभी चीज़ों पर जो है सरकार अब जीएसटी लगानी शुरू कर चुकी है। कई लोग इसे कहते हैं कि जन विरोधी जो ये लगाई गई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, या फिर मुझे डिटेल में बताइए कि किन किन चीज़ों पर सरकार ने अब जीएसटी लगा दिया है। तो जीएसटी के बारे में आई थिंक सबको ही जो बेसिक नॉलेज है सबको है। फिर भी मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक नहीं जानते उनके लिए ज़रूर आप बताएं। तो जीएसटी जैसे नाम बोलता है गुड्स और सर्विस टैक्स, तो गुड्स जैसा आपने अभी एग्जांपल दिया आटा, चावल, या कोई भी ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए जो हम दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं, तो जो भी सामान है मोटा मोटी सारे ही सामान आजकल जीएसटी के दायरे में आते हैं। रहा बात सर्विस का, तो जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं जो सर्विस देता हूँ, ये सर्विसेज भी कुछ हैं, जो और भी सर्विसेज हैं, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, ये भी जीएसटी के दायरे में है। तो इसको फिर इसलिए इकट्ठा करके बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था अलग और वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था जो गुड्स पे अलग से लगता। तो अब सरकार ने मिला के एक ही टैक्स रखा है जो दोनों पे लगता है। तो खैर ये टैक्स के विषय में आपने बताया, तो मुझे ये बताइए कि इस बार जो टैक्स में संशोधन हुआ, जीएसटी में जो संशोधन हुआ है, इसमें किन किन चीज़ों पर खास तौर से सरकार ने जीएसटी लगाया है। तो जो अभी काउंसिल मीटिंग हुई, तो हर 6 महीने में काउंसिल मीटिंग होती है, तो अभी जो काउंसिल मीटिंग हुई उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं और जो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसमें वो है एक आटा, चावल, जो घरेलू नीड्स हैं, जनरली लोग जिनसे फ़र्क पड़ता है लोगों को, जिस पे पॉकेट बहुत ज़्यादा ही आपका इफेक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अभी क्या हुआ है कि आप पहले 18 जुलाई से पहले जब जाते थे कुछ सामान खरीदने, फॉर एग्जांपल आप कुछ पैकेटेड दाल लेने गए, वो अनब्रांडेड था, ठीक है, तो आप उस पर जीएसटी जो अगला बेचता था आपको वो कलेक्ट नहीं करता। अब 18 जुलाई के बाद क्या हुआ है कि वो ब्रांडेड हो अनब्रांडेड हो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो पैकेटेड है पहले से और उस पर लेबल है जो भी एक दूसरे एक्ट के दायरे में आता है और वो 25 किलो से कम है, तो उस पर जीएसटी जो आपको जो बेच रहा है उसे कलेक्ट करना है और सरकार को जमा करना है। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। मैं ये टेक्निकल पॉइंट्स लॉ यहाँ समझाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी समझने में, तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेता हूँ और उससे समझाता हूँ कि ब्रीफ में इसका फ़र्क कैसे पड़ रहा है और कब कहाँ कहाँ आपके पॉकेट हल्का ज़्यादा आपको पैसा देने का दरकार पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, अब आप जब भी प्री पैक्ड गुड लेने जाएंगे, प्री पैक्ड आइटम कुछ लेते हैं, दाल, चावल, आटा, गेहूँ, ये सब कुछ आएगा इसमें, और उस पर लेबल है 25 किलो से कम है, जीएसटी लगेगा, इस पर हमने बात कर ली। एक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि जो लूज सामान होते हैं, सपोज आप किसी दुकान पे गए और वहाँ पे एक 50 किलो का गत्ता पड़ा हुआ है चावल का, और उसमें से वो निकाल के छोटे से प्लास्टिक में आपको निकाल के देता है, चाहे वो 25 किलो से कम ही ना हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हमें समझने की बात है। और एक कन्फ्यूजन है, ये प्री पैक्ड का मतलब क्या है, ये लेबल्ड का मतलब क्या है।
तो मतलब आपके सामने पैकिंग ना हो उसको प्री पैक्ड बोलते हैं, पहले से पैक करके रखा जो हुआ। सील पैक होता है। हाँ, जो पहले से पैक हो। अब चाहे वो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में हो, फर्क नहीं पड़ता, और उस पर एक लेबल चिपका हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्री पैक्ड एंड लेबल। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी और 25 किलो से कम होगा तो आपको जीएसटी लगेगा। 25 केजी से ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, तो 25 किलो से ऊपर ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो आपको नहीं लगेगा टैक्स। अभी एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं कि बात हो रही है कि मिल्क, बहुत लोग बात कर रहे हैं कि मिल्क पे भी जीएसटी दही पर भी लगना शुरू हो गया है। तो हाँ, तो इस पे एक मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि मिल्क बाहर है अभी। जीएसटी अभी लग रहा है दही पे, बटर मिल्क पे, कर्ड पे, पनीर पे। अभी ये सब भी प्री पैक्ड और लेबल्ड अगर आप अभी खरीदते हो, आप देखो अभी जीएसटी ने अमूल ने अपना रेट 2 रुपये बढ़ा दिया है। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि सच में शायद लग रहा हो दूध पर भी जीएसटी, इसलिए शायद अमूल ने बढ़ा दिया हो। नहीं, अमूल ने उस कारण से तो नहीं बढ़ाया, लेकिन अभी मिल्क पे जीएसटी का दायरा नहीं आया है। तो मुझे ये बताइए कि क्या इन सारी चीज़ों पर जीएसटी लगाना क्या ज़रूरी था सरकार को? आपको नहीं लगता है कि आम वर्ग के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? बेशक, और मुझे लगता है ये जो फ़र्क पड़ेगा अभी ये इन्फ्लेशनरी तो होगा। आपके पॉकेट पे जितना भी 1% ही सही, लेकिन आपके पॉकेट पे फ़र्क पड़ेगा, आपके कॉस्ट बढ़ेंगे। क्योंकि आप सोचिए ये 25 किलो का प्रावधान क्यों लाया गया? मेरे हिसाब से 25 किलो के ऊपर क्यों नहीं है टैक्स? ये सारे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा रहे? इन सब का कोई तो रीज़न दे हमें सरकार कि 25 किलो ऊपर जीएसटी, वो किस कारण से, लॉजिक देना पड़ता है चीज़ों को जो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारे दिन प्रतिदिन खर्चों को बढ़ाएगा। स्टार्टिंग में तो ज़रूर बढ़ाएगा जब तक इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आती है और कितने अच्छे से लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं। ईजी नहीं है, आप अचानक से किसी दुकानदार को बोलो कि अब इस पर जीएसटी कलेक्ट करना है, तो उसके लिए इसे चेंज अडाप्ट करना ईजी नहीं है। प्लस ये डेली यूज़ है, मतलब आप खाने पे जीएसटी लगा रहे हो, हल्का सा ये टफ है हमारे पॉकेट पे और दिन प्रतिदिन अपने जीवन व्यतीत करने में। अभिषेक जी, कई बार ऐसा होता है कि हम दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार खुद पूछते हैं कि क्या आपको जीएसटी वाला बिल दूं या फिर विदाउट जीएसटी वाला बिल दूं। क्या वो चीज़ इसमें भी लागू होगा? एकदम, देखिए वो एक कॉमन प्रैक्टिस है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे प्रैक्टिकल नेटिग्रिटीज़ पता है कैसे होती हैं। इस पे मैं कमेंट कम से कम करूँ तो अच्छा है, क्योंकि ये चलते रहेगा। ये देश में ये चीज़ होता है, इसको कैसे कम किया जाए ये हमारे खुद पे डिपेंडेंट है, रादर देन कि सरकार इस पे कुछ कर पाए। अब मुझे ये बताइए कि क्या कई खुदरा पैकेज वाले पैकेट पर भी जीएसटी लागू होगा? उदाहरण के लिए जब 10 किलो के 10 खुदरा पैक वाले पैकेज में अगर कुछ हो तो उस पर भी लागू होगा क्या? तो मैंने जैसे आपको बताया कि 25 किलो का नीचे का दायरा देख रहा है। अभी आपने जो बोला उसको मैं अगर मान लीजिए उस बैग में तो 25 किलो से ऊपर है। हाँ, तो वो मैं अगर दर्शकों को समझाऊं कि अगर वो रिटेल यूज़ यानी कि कंज्यूमर की यूज़ के लिए जा रहा है, अगर वो 100 किलो का है टोटल बोरा मान लेते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात किया जाए, और उस 100 किलो के बोरे के अंदर 10-10 किलो का आटे का पैकेट है या कुछ और दाल का पैकेट है, तो अगर इस पर भी जीएसटी लगेगा। अगर वो सिंगल कोई 10 केजी का खरीदता है तो उस पर टैक्स लगेगा। जी हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि होलसेल वाले उससे बच पाए? नहीं बच पाएंगे। इससे एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने 100 किलो का पैकेट आपको दिया, उस समय भी जीएसटी लगेगा। और आप हो डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर आपने किसी अपने होलसेलर को दिया, उस समय भी जीएसटी लगेगा। और होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है तब भी जीएसटी लगेगा, और रिटेलर जो कंज्यूमर को बेचेगा तो ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा। अगर वो 25 किलो से कम है एक पैकेट, अगर 100 किलो का टोटल बोरा है फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक पैकेट 25 किलो से कम है या 25 लीटर तो भी ये लगेगा। 25 किलो के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है। 25 किलो तक में गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया जा रहा है। खैर, इसको लेकर सरकार ने अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या तर्क है कि दैनिक वस्तुओं, दाल, चावल, गेहूँ, आटा जैसे अनाज की मूल लागत में इससे वृद्धि होगी। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? जो अभी तक मुझे समझ में आया है और जितना मैं अपना प्रैक्टिकल माइंड लगा पा रहा हूँ, मुझे लगता है सरकार अपना दायरा बढ़ाना चाह रही है। पहले ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड से कन्फ्यूजन बहुत था कि बड़े बड़े आईटीसी जिसका आशीर्वाद आटा आता है, उन सबको पता था कि ब्रांडेड है तो उस पर लग रहा है, बाकी नॉन ब्रांडेड वाले बच रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है इस पर जीएसटी। अब उन्होंने कन्फ्यूजन हटा दिया कि ब्रांडेड अनब्रांडेड का चीज़ हटा दो। अभी 25 किलो का एक लिमिट है,
और कुछ और भी निटिग्रिटीज़ हैं, और उस चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन 25 किलो का कम है, उस पर जीएसटी लगेगा। अभी ये दायरा बढ़ जाएगा, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड से जितने भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे, पैकेट रहते थे, लेबल्ड रहते हैं, उन पे लगेगा। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से कॉरपोरेट्स को बेनिफिट देगा, क्योंकि कॉरपोरेट जब वो सपोज ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्रीज को जब वो बेचते हैं तो 25 किलो के ऊपर का बेचते हैं, बड़े मान लेते हैं। तो अभी कल को अगर आईटीसी बोले कि मैं 25 के नीचे का सामान बनाऊंगा ही नहीं, तो आपका जीएसटी का नुकसान होगा, सरकार को उसका नुकसान होगा। लेकिन ये क्यों दिया गया, इस पे अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी रीजनिंग नहीं दी है। तो मेरे हिसाब से ये दायरा बढ़ा तो रहा है, इससे इनिशियल स्टेजेस में आपके पॉकेट पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन हल्का बढ़ेगा और गवर्नमेंट को इससे टैक्स अपने कलेक्शन में वृद्धि दिखेगी। एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए कोई अनब्रांडेड फूड है, मान लीजिए किसी इलाके में एक फैक्ट्री लगा दी गई, घर में आपस में ब्रेड का उत्पादन हो रहा है, वो अनब्रांडेड फूड है, अब सरकार उस पर टैक्स जीएसटी कैसे लगाएगी? तो देखिए, अभी कहाँ आपका फैक्ट्री है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्या बना रहे हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। तो इस केस में जो आपने ब्रेड का एग्जांपल लिया, उसको हमारे आज के डिस्कशन में वो फिट नहीं बैठेगा, तो उस पर दाल का एग्जांपल लो। तो आपने फैक्ट्री कहीं भी लगाई, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपने उसको बेचा होलसेलर, तो देखना पड़ेगा दो चीज़, क्या ये आप रिटेल कंज्यूमर के लिए बना रहे हो या किसी बड़े फैक्ट्री को दे रहे हो जो दाल को यूज़ करके कुछ बनाता हो। ठीक है, तो अगर आप फैक्ट्रियों को दे रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आप रिटेल कंज्यूमर को दे रहे हो तो रिटेल कंज्यूमर को तो आप 50-50 किलो का बोरा नहीं बेचोगे ना, आप तो कम में बेचोगे। उसी तरह आप होलसेलर को दोगे कम। तो अगर 25 किलो से नीचे है तो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। इसमें बचने के प्रावधान, अब उन लोगों को प्लान ऐसा करना पड़ेगा, किसी ने रोका नहीं है कि 25 से 26 हो जाए, आप 26 किलो का पैकेट बनाइए। ठीक है, लेकिन ये सारे चेंजेस और अडाप्ट करने में तकलीफ होगी, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट जो पहले 25 किलो से ज़्यादा के थे उस पर जो जीएसटी लगता था अब वो नहीं लगेगा। तो ये सारा कन्फ्यूजन और अडाप्टेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरर है उन सबको ध्यान में रख के बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 50 किलो का दाल का बोरा है किसी दुकान में, अगर कंज्यूमर सबसे निचले दर्जे का जो कंज्यूमर होता है घर में जो रहते हैं, वो अगर जाके खरीदते हैं मुझे 10 केजी दाल दीजिए, जी, वो लूज पैकेट है, जी। 50 केजी का वो होलसेल में आया है, तो क्या उस पर भी लगेगा? जी नहीं, लूज पैकेट, खुदरा पैकेट जो होता है आपके सामने, वो क्या किया, एक बोरा तौल के दिया आपको, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो पैक्ड होना चाहिए, तो पैक पहले से पैक कर रखा है आपने, ठीक है, चाहे पहले से पैक आ रखा होगा आपके पास और लेबल्ड हो। एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि आवासीय परिसर यानी कि रेंट को लेकर के किराए पर भी जो है जीएसटी लगाने की बात सुनने में आ रही है। ये किस तरह का है, किस तरह से रेंट पर जीएसटी लगाया जाएगा? जी, इस पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन था मार्केट में, इसमें क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं आपको समझाऊं, अगर पहले क्या था, 18 जुलाई से पहले आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई घर देते हो रेंट पे किसी को भी, चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगता था रहने के लिए। अच्छा, ठीक है, अभी भी? हाँ, तो उस पर ही आ रहा हूँ। तो 18 जुलाई से पहले नहीं लगता था, जो मर्जी हो जाए, आप रजिस्टर्ड हो चाहे आपका टेनेंट रजिस्टर्ड हो। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं टेनेंट हूँ, आपका एक घर है, 18 जुलाई के बाद क्या हो रहा है, अगर मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और मैं आपसे आपका घर लेता हूँ रहने के लिए, तो मुझे अपने पॉकेट से, सपोज मैं 10,000 आपको रेंट देता था, तो इस पर मुझे 18% का रिवर्स चार्ज में, मुझे, आपको नहीं, मतलब जो रह रहा है उसको नहीं, जो रह रहा है जिसका उसको है नहीं, आपका, आप लैंडलॉर्ड हो, ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ और मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो 10,000 तो मैं आपको दे रहा हूँ और 1,800 रुपये मुझे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। यानी कि लैंडलॉर्ड देगा गवर्नमेंट को ना, आप लैंडलॉर्ड हो, मैं रह रहा हूँ, मैं आपके घर में किराया देता हूँ, मुझे 10,000 लैंडलॉर्ड को देना है, आपको वो आपकी वहाँ खत्म, आपका काम वहाँ पे खत्म, आप लो और आप मतलब लैंड जो ऑनर है उसका कोई इसमें मसला नहीं, कोई मसला नहीं, जो रह रहा है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि कितनों, मान लीजिए जो कोई गांव से आते हैं, कोई दूसरे शहर से आते हैं, कोई गुजरात से आके सिल्लोड की मैं उदाहरण दूँ, सिल्लोड में काफ़ी सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो इंडिविजुअली मान लीजिए कोई फैमिली रहती है, कोई इंडिविजुअल लड़का रहता है, कोई इंडिविजुअल लेडी रहती है, तो फिर सबका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कैसे होगा? नहीं होगा, इसलिए बोला गया कि जस्ट बिकॉज आप रह रहे हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका पहले से सब किसी फर्म का हो, हाँ,
या फिर किसी दुकान का हो? जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, मान लीजिए मेरा प्रैक्टिस है, मेरा जीएसटी नंबर है, मैं सीए हूँ, मुझे अपना घर लेना है किराए पे रहने के लिए, तो मेरा रजिस्ट्रेशन तो मेरे सीए प्रैक्टिस के लिए है ना। लेकिन रजिस्ट्रेशन ये नहीं देखता कि आप किस काम के लिए रजिस्ट्रेशन है। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन है तो लैंडलॉर्ड बोलेगा कि देख लो, आप मुझे तो 10,000 से मतलब है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरकार बोलेगा अच्छा आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप मुझे 10,000 तो वो दे दिया आपने उसको, इस पे आप जीएसटी भी दो 1,800 रुपये अपने पॉकेट से। अब दिक्कत की बात यहाँ बहुत उठ जाती है। दिक्कत कहाँ से आता है, कोई कन्फ्यूजन ये है, अगर मैं अपना प्रैक्टिस सीए का प्रैक्टिस, सपोज अगर सेम एग्जांपल लें, आप लैंडलॉर्ड हो, मैं रह रहा हूँ वहाँ पे आपसे रेंट पे लेके, अपना प्रैक्टिस उस घर पे चलाता हूँ, तो समझ में आता है कि मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे देना पड़ेगा, ये समझ में आता है। वो रहने के लिए घर है, रेसिडेंशियल यूनिट है, लेकिन मैंने अगर सिर्फ रहने के लिए लिया है, मैं रह रहा हूँ, मेरी वाइफ रह रही है, मेरे बच्चे रह रहे हैं, उस पर जीएसटी क्यों? बिल्कुल, ये क्वेश्चन का जवाब, ये भी तो एक तरह से कहें तो जन विरोधी ही है। जन विरोधी है। आई थिंक इसका हल्का इन्होंने रीजनिंग देने की कोशिश की है, सरकार ने रीजनिंग देने की कोशिश की है। कारण ये है, ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और रेसिडेंशियल यूनिट में रह रहे हैं, लेकिन रेसिडेंशियल यूनिट से जैसे कोविड का दौर आया, आप देख रहे हैं सब लोग अपने घर से ही अपना काम करने लगे, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। अगर कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है तो अपने घर को ही वो ऑफिस के तौर पर तब्दील करके अपना काम कर सकता है। तो ऐसे चीज़ों को वो कंट्रोल करना चाह रही हैं, लेकिन इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो प्योरली रहने के लिए ले रहा है उसके लिए दिक्कत है। सरकार इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कौन रहने के लिए ले रहा है ना कौन बिजनेस के लिए ले रहा है? आइडेंटिफिकेशन खत्म है। पहले क्या था कि अगर आप रेसिडेंशियल यूनिट लेते हो और उस पर कमर्शियल यूज करते हो तो जीएसटी देना पड़ता था। रहने के लिए रह रहे हो और रहने का यूनिट है, रेसिडेंशियल यूनिट है और रह रहे हो सिर्फ, तो नहीं था। अब वो चीज़ खत्म। अब अगर रेसिडेंशियल यूनिट है, सीधा सीधा अगर रेसिडेंशियल यूनिट है और मेरे पास जो रह रहा है टेनेंट जो है उसका जीएसटी नंबर है, तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा सरकार को। अगर नहीं है तो जीएसटी नंबर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अगर जीएसटी नंबर है जो लैंडलॉर्ड है और मेरे पास यानी कि जो टेनेंट है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अब दोनों के पास जीएसटी नंबर नहीं है, किसी को देने की दरकार नहीं है जीएसटी। अगर किसी एक का भी हो तो, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लैंडलॉर्ड हो, मैं टेनेंट, फिर से आपका बिजनेस है कोई, लेकिन आपने मुझे रेसिडेंशियल यूनिट दिया है रहने के लिए सिर्फ, तो यहाँ पे भी जीएसटी नहीं। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, अगर ये कमर्शियल चीज़ के लिए होता तो फिर लगता। तो इसको अमल में, इस खासतौर से इस चीज़ को अमल में लाने के लिए सरकार को तो बेहद पेचीदगी का सामना करना होगा। मुझे लगता है अब सरकार को जो पेचीदगी थी उन्होंने अपने चीज़ों को झाड़ दिया है। अभी पेचीदगी आएगी जो जीएसटी जिसका रजिस्ट्रेशन। अच्छा। अब हर लैंडलॉर्ड को पूछना पड़ेगा, अगर वो हल्का सा नॉलेज रखें, कि आपका जीएसटी नंबर है। जो हर टेनेंट जो रहने आएगा वहाँ पे कि आपका जीएसटी नंबर है, उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो रह रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा जीएसटी नंबर है, मैं घर में रहूँ तो ये खर्चा मेरे पॉकेट से आएगा, इसका फ़ायदा मुझे किसी भी तरह से नहीं मिल सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, अगर मेरा प्रैक्टिस है सीए का प्रैक्टिस, मैं किसी रेसिडेंशियल यूनिट को अपने ऑफिस में तब कन्वर्ट करके काम करता हूँ। अगर मेरा ऑफिस है वहाँ पर तो उसका फ़ायदा मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ रहने के लिए ले रहा हूँ तो मेरे एडिशनल बर्डन है मेरे पॉकेट पे। ये तो अतिरिक्त बोझ है, एडिशनल बर्डन तो है ही। अब मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के चीज़ों की आवश्यकता सरकार को क्यों इस पे। हाँ, तो इस पे एक ट्विटर पे एक PIB फैक्ट चेक करके एक अकाउंट है जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन अपने ट्विटर पे डाला कि रेसिडेंशियल यूनिट अगर लिया गया है सिर्फ रहने के लिए और आपका जीएसटी नंबर है तो नहीं लगेगा। लेकिन मैं उस अकाउंट को अथॉरिटी नहीं मानता हूँ, उसके बेसिस पे किसी को भी अपना लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, गलत होगा। अभी सीधा लॉ समझे, आप रह रहे हो, आपका जीएसटी नंबर है, आपको आपके पॉकेट पे खर्च आएगा। ये बात तो दर्शकों को क्लियर हो गई कि अगर किराएदार व्यवसाय के लिए परिसर का उपयोग कर रहा है लेकिन जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है, तो क्या इस पर जीएसटी लागू होगा? एकदम भी नहीं। मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं रहने के लिए घर किराए पे लिया हूँ, सिर्फ उसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़ेगा और ना ही मुझे कुछ जीएसटी पे करनी है। क्या पेइंग गेस्ट रेंटल पर भी इस तरह का जीएसटी लागू होंगे जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं? अगेन एकदम भी नहीं। इस चीज़ में क्लैरिटी रखिए तो अच्छा है कि जो रह रहा है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं है
यानी कि छोटे बच्चे आके अगर पेइंग गेस्ट में रह रहे हैं, उनकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नहीं हो, वो पढ़ रहे हैं, कोई बाहर से आके रह रहा है पेइंग गेस्ट में, कोई अपने रेंट का खर्च, फ्लैट का खर्चा बचाने के लिए पेइंग गेस्ट में रह रहा है, तो इन सब का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं है तब तक उनके पॉकेट पे वो जीएसटी का एडिशनल बर्डन नहीं है। मुझे लगता है कि अभिषेक जी, इतने सारी चीज़ों पर जो सरकार ने जो बर्डन लगाई है, पैकेट फूड, लेबल फूड्स, रेंट वाले घर पे जीएसटी, एक तो सरकार जीएसटी को लेकर के अपनी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं कर पाई है। पहले की स्थिति की अगर हम बात करें तो अभी इतना अतिरिक्त बर्डन जो आम जनता पर सरकार दे रही है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा ये हो सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल सकें, या फिर हर चीज़ों को टैक्स के अंतर्गत लाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज़ अब टैक्स के दायरे से इतर ना हो जी। ये मंशा सरकार की हो सकती है, लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में करीब 20 से 30 साल लग जाते हैं। जितनी चीज़ें आपने अभी समझाई हमारे दर्शकों को, अब सरकार कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कौन हमारा जीएसटी नंबर छुपा रहा है, कौन जीएसटी नंबर जानबूझ के नहीं बना रहा है, या फिर कौन जीएसटी नंबर दिखा नहीं रहा है कि कहीं मुझे एक्स्ट्रा बर्डन देना ना पड़े। इसके लिए सरकार ने काफ़ी काम किया है पिछले 2 सालों में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं तो इनकम टैक्स और जीएसटी को बहुत हद तक जोड़ दिया गया है। तो जो कुछ आप इनकम टैक्स में दिखाते हो जीएसटी से लिंक हो गया है, सबके पास इंफॉर्मेशन जा रही है जो डिपार्टमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको टोकूंगा, इनकम टैक्स और जीएसटी नंबर क्या दोनों से एक दूसरे से अटैच है? अब अटैच है, 2 अलग चीज़ें हैं। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, आप कमाई करते हो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। 100 रुपये कमाया 10% टैक्स दो, एग्जाम्पल के तौर पर। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब आपने कुछ कमाया नहीं है, आप खर्चा कर रहे हो किसी चीज़ पर, आपने सर्विस लिया है किसी चीज़ का, ठीक है, वो इनडायरेक्टली आपके से टैक्स लिया जा रहा है, आपके कमाई पे टैक्स नहीं, आपके खर्चों पे एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे टैक्स। पिछले सेशन में हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने ये सवाल पूछा था और आज मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ कि एक्स्ट्रा खर्चों पे मैं अगर कुछ खर्च कर रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, होटल में मैं बिल दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी परचेस कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उस पर मैं टैक्स क्यों दूँ? मैं इनकम टैक्स तो दे रहा हूँ, मैं कुछ भी इनकम कर रहा हूँ उस पर तो मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, उस पर मैं टैक्स क्यों दूँ? ये सवाल ना आम जनता के मन में है, मध्य वर्ग के मन में खास तौर से है कि सरकार हम पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, हम टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम, आप जीएसटी भी लगा रहे हो और अब इस तरह से फूड पे भी जीएसटी लगने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज देश की अर्थव्यवस्था को कहीं कमज़ोर करने की या फिर तोड़ने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहते हैं। ज़रूर, देखिए इसमें हल्का मुझे बैलेंस्ड व्यू लेके चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि टैक्स कलेक्शन ना किया जाए, सारे इंडिविजुअल जो कि सर देश के लोग हैं, नहीं, हम ये हम सभी जानते हैं कि टैक्स से ही देश चलता है। जी जी जी। लेकिन लोगों का कहना है कि हम जब इनकम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है भाई जीएसटी लग रहा था, अब फूड्स पर भी आप लोग जीएसटी लगा रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है, जो जीडीपी है वो दिन पर दिन घटते जा रही है, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है ये हम सभी मीडिया में देखते रहते हैं। लेकिन इस तरह से लगातार जीएसटी लगाना क्या आपको लगता है कि सही है, या फिर सरकार किसी गलत दिशा में, या फिर सरकार गलत पॉलिसी में काम कर रही है? देखिए कोई भी पॉलिसी लाते हैं, चाहे वो टैक्स के अंतर्गत हो, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, या दूसरे पॉलिसी हो जो हमारी इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए लेके जाने की कोशिश करता है, उसका जो रवैया है, उसका जो रिजल्ट है वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। ये हमारे पॉकेट पे बर्डन है, नो डाउट है। कुछ बेनिफिट हमें उससे मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं। ये देश अभी डेवलपिंग है, कब डेवलप्ड होगा, क्योंकि मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ डेवलपिंग है, ना जानिए कब तक डेवलपिंग रहना चाहता है। लेकिन कोशिश अगर करना चाहती है सरकार तो हर एक लेवल पे उसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं ये लोग कि जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट ना हो और हमारे ऊपर बर्डन आते जाए और हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से किसी और को छूट मिले। ये सारे चीज़ को मैं यहाँ अभी बहुत हद तक डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही बड़ा चीज़ है और बहुत क्रिटिसिज्म सबके मन के अंदर है। लेकिन एक बैलेंस व्यू लेके चलना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट अगर सब चीज़ों को आप ट्रांसपेरेंट व्यू में लेके आएंगे, अगर हमें समझाने की चेष्टा अगर आप करेंगे, हमसे हल्का वार्तालाप बढ़ाएंगे नॉर्मल लोगों से कि कारण क्या है इस पे जीएसटी लाने का, क्यों कॉर्पोरेट्स जो 25 करोड़ के ऊपर एग्जांपल के लूँ क्यों छोड़ दिया जा रहा है, उनको कारण क्या है, आप हमें समझाएंगे तो हम समझेंगे नहीं। जब तक आप हमें नहीं समझाएंगे हम समझ नहीं सकते। आप अपनी मंशा बताएं, उस पर
हमारा कुछ रीजनिंग है तो हमसे सुने, जवाब वापस हमसे ले, मैं जनता से, और फिर कुछ इन विचारों पे अपना ध्यान रखते हुए कुछ फिर तब एक राष्ट्रीय पॉइंट ले। आज ये सरकार हो चाहे पुरानी सरकार हो, जब तक लीकेजेस नहीं हटेंगे तब तक ये क्वेश्चन सबके दिल में रहेगा। जब तक इंडिविजुअली सबको जो मन किया आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हुई दिखेंगी, हर एक लेवल पे, खाने हो, मकान हो, अपने व्यवसाय और अपने सैलरी जो भी बढ़ते देखना चाहता है, सब लोग बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, तो सबको संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक जनरल कंसेंसस बने कि कारण सबको बताया जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए सब चीज़ों में, सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों में नहीं, सब चीज़ों में, तो ये देश कहीं जा सकता है। ये कॉस्ट है डेफिनेटली, दो अलग अलग टैक्सेस कॉस्ट है। कुछ कर रही है सरकार इसको कम या ज़्यादा करने के लिए या यूनिफाई करने के लिए। आपके निगाह से देश को विकसित करने के लिए इस तरह की पहल है, उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव समय लगेगा, मेरे हिसाब से समय लगेगा। चलिए हम इस जीएसटी पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखेंगे और अभिषेक पवन जी को हम बार बार अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे जीएसटी के तमाम प्रावधानों पर, तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।